Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Shan Ali. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डार न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 18 अप्रैल 2024 को। ये है जी पिक्चर जो शो कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक जो कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर जी अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रॉक्सीज़ खेली जा रही हैं, ऐसी जंग जिसमें किसी और सरज़मीन का मैदान इस्तेमाल किया जाए। और उसके अलावा जी ये थ्रेट है सी पैक के लिए, आर्मी का कहना है। जिस तरह आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ पे टेररिस्ट जमातें हैं वो ग्वादर पे अटैक करती हैं, बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी काज करती हैं, जिसकी वजह से सी पैक पे थ्रेट है। ये है जी आज का आइकन। उसके अलावा जी हमारा जो पर्पस है डैट इज़ टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ कॉल्ड BRU। उसके अलावा एक और फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, डैट इज़ वी मूसा। ठीक है, आपने अपना विजन बनाना है कि आपने क्या बनना है, उसको देखना शुरू कर दें। ठीक है, और विजन को हासिल करने के लिए आपने मिशन पे काम करना है। तो आपका मिशन क्या है कि डेली बेस पे जो आपका विजन है, आपने एक ब्यूरोक्रेट बनना है, जो भी बनना है, उस विजन को एक्चुअल करने के लिए इस मिशन पे काम करें और ओ से ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे जो हैं अपने मकसद अचीव करें डेली बेसिस पे। अगर आप अपना एक दिन मैनेज कर सकते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस स्ट्रैटेजी से आपने सक्सेसफुल होना है, किस तरह आपने एक अच्छा ऑफिसर बनना है, और एक्शन करें। सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा, आपने एक्शन जब तक नहीं ना करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। सो ये हमारे पास है जी, बिल्ड करना है हमने डाटा, डाटा से इंफॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज लेना है, अपने वोकेबलरी वर्ड स्ट्रॉन्ग करने हैं, सो डैट पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, ऐसे राइटिंग हो, उसको आप हल कर सकें। और साथ साथ आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, अपने आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये है जी आज के एडिटोरियल जिनका टाइटल है IMF प्रोजेक्शंस हेपाटाइटिस क्राइसिस नेवर एंडिंग सफरिंग। ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। और उसके अलावा जो ओपिनियन है चार, क्यूरियस केस ऑफ प्रिया कुमारी, ये मिनॉरिटीज़ के बारे में है, सिंध के अंदर जो हिंदू कौम है उसके बारे में है, वो पढ़ेंगे। शिफ्टिंग जियर्स, इसमें जी पाकिस्तान के अंदर कुछ सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो रही हैं। जिस तरह सऊदी से जो एक डिक्लेरेशन आया है, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, डेट इज़ गुड वे इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। साथ औरंगज़ेब साहब जो हैं डील करने गए हुए हैं IMF के साथ, डेट इज़ द पॉजिटिव जेस्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये हम देखेंगे। 3 to Tango, बड़ा मज़े का है जी। ये एक इडियम है, तो वैसे तो होता है इट्स 2 to Tango, मतलब किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर दो लोग इन्वॉल्व हो ना, और उसे कहते हैं इट इज़ 2 to Tango। तो यहाँ पे 3 to Tango का मतलब है कि 3 लोग की बात करेगा, पाकिस्तान की, USA की और सऊदी अरेबिया की। उसके अलावा जी फाइटिंग एडिक्शन, ये जो ड्रग एडिक्शन के मारे हुए जो लोग होते हैं, हिरवन पीते हैं, चरस पीते हैं, उनके बारे में है। और पाकिस्तान के अंदर किस तरह ड्रग जो है उसकी ट्रैफिकिंग होती है और उसके लिए क्या क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काम करने चाहिए, उसके बारे में है। सो जी सबसे पहले चलते हैं, हमारा पहला एडिटोरियल है IMF प्रोजेक्शन। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान इज़ प्रिडिक्टेड टू एक्सपीरियंस लो इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी रही है, और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी इन द कमिंग ईयर्स। किसकी वजह से? कुछ फैक्टर्स हैं जी। नंबर 1, डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 फैक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आने वाले सालों में भी कम रहेगी, वो ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से। और भी बड़े फैक्टर हैं। फिस्कल का मतलब है कि
हमें हमेशा खसारा रहता है, ख़र्चे हमारे ज़्यादा हैं, आमदन कम है, एक्सटर्नल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का, लार्ज स्टेट प्रेजेंस इन द इकोनॉमी, और उसके अलावा ये सारे जो हैं एक मेजर फैक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कि इम्बैलेंस काज करते हैं। और इन फैक्टर की वजह से ये दिखाई दे रहा है, राइटर का कहना है कि आने वाले सालों में भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ग्रोथ है ना वो बहुत लो रहेगी। आईएमएफ और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनकी जो आउटलुक है, उनका जो एक रिपोर्ट आई है, एक मंज़र है 2024 में, उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर फोरकास्ट किया है, पहले से बता दिया है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है 2024 में वो 2% रहेगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें 3.5% रहेगी। कंटिजेंट अपॉन फिस्कल कंसोलिडेशन, कंटिजेंट होता है जी जिसको येट दैट इज़ नॉट येट सर्टेन, जो अभी तक यकीनी बात ना हो उसे कहते हैं कंटिजेंट। कहता है ये जो ग्रोथ है ना 2% और 3.5%, इसमें भी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। अगर हमने अपना जो खसारा है उसको कंसोलिडेट ना किया, उसको ठीक ना किया, और आईएमएफ की तरफ से हमें बेल आउट ना मिली, डील ना मिली, तो ये भी ग्रोथ नहीं होनी। तो इसलिए जी आपने इसका देखना है राइटर का किस तरह मतलब वो चीज़ों को लिखते हैं। ये है जी पाकिस्तान की इकोनॉमी, और ये रिलेशन बता रहा है, और जो करंट पाकिस्तान डील करने जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से। और ये जी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने शाया की है डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। उसके अलावा जी फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है जी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जो कि सीईओ रह चुके हैं बैंक के, पहले भी बड़े माने जाने वाले एक कॉमर्स के बंदे हैं। तो ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेने के लिए 6 to 8 बिलियन का चले गए हैं, अमेरिका वाशिंगटन में चले गए हैं। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये जो $6 to 8 बिलियन हैं ये 3 साल के लिए जो है अच्छा तब मिलेगा अगर हम 3 साल की क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे। पाकिस्तान हिस्ट्री विद द आईएमएफ, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है 23 टाइम्स पहले हम आईएमएफ से डील ले चुके हैं, और अब 24वीं दफ़ा हम पैसे लेने के लिए आईएमएफ के पास चले गए हैं। कंप्लीशन ऑफन हिंडर्ड बाय पॉलिटिकल रीज़न, और जब भी हम देखते हैं कि आईएमएफ की जो रिफॉर्म्स होती है और या जो डील्स होती हैं उसकी कंप्लीशन में हमेशा जो पॉलिटिकल हिंड्रेंस है, पॉलिटिकल जो रिकावट है वो हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जी औरंगज़ेब एक्नॉलेज द नीड ऑफ स्ट्रक्चर रिफॉर्म, औरंगज़ेब ने ये बात मान ली है कि वो आके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करेगा सो डैट पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए। और उसके अलावा राइटर का कहना है कि इस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इन पॉलिसी की, ये चैलेंज है औरंगज़ेब के लिए। अगर औरंगज़ेब को डील मिल भी गई तो वो आके इन रिफॉर्म्स को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगा, ये एक उनके लिए बड़ा चैलेंज है। देखते हैं जी औरंगज़ेब साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। अपकमिंग बजट विल इंडिकेट, ये जो अभी बजट आएगा जून के अंदर, ये शो करेगा गवर्नमेंट्स की जो कमिटमेंट है इन रिफॉर्म्स को लेके कि वो आया कि इस रिफॉर्म्स को सीरियस लेती हैं कि नहीं। हाउ औरंगज़ेब प्लान, औरंगज़ेब किस तरह प्लान करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ऐसी मेजरमेंट लेंगे, ऐसे स्टेप लेंगे जिससे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो सके, और पाकिस्तान जो है वो एक खुशहाल और एक स्टेबल मुल्क बन जाए। हेपाटाइटिस क्राइसिस, हेपा का लफ्ज़ जो है ना जी ये निकला है लीवर से, ठीक है। और अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो इस बीमारी में जो आपका लीवर है ना, जिगर, वो सूज जाता है और फिर आपको बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो हेपाटाइटिस एक सख्त बीमारी है, ये वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, पाकिस्तान फेसिस आ सवेयर हेल्थ क्राइसिस। तो पाकिस्तान के अंदर जो सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमी इश्यूज़ हैं, और साथ ही हेल्थ के क्राइसिस भी पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नंबर ऑफ़ हेपाटाइटिस सी के पेशेंट हैं, केसेस का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में 5th रैंक पे आ गया है, जिसके अंदर बी और सी हेपेटाइटिस जो है ये फैलता जा रहा है, प्रीवेलेंस होता है, फैलता जा रहा है। डिस्पाइट बीइंग प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल, राइटर कह रहा है कि नो डाउट हेपेटाइटिस को से बचा भी जा सकता है और इसको ट्रीट भी किया जा सकता है।
ये जो डिज़ीज़ है कंटिन्यूली स्प्रेड होती जा रही है। क्यों हो रही है जी? कहता है इनएडिक्वेट स्टीरिलाइजेशन टेक्निक होती है जिसमें जो आलात होते हैं ना, जिस तरह ऑपरेशन के बाद जो सामान होता है जर्री, उसको हीट करके भाप के ज़रिए साफ़ किया जाता है। तो ये स्टीरिलाइजेशन टेक्निक है ना, ये सही तरह से अप्लाई नहीं होती। और एक ही जो टीका है ना, जो सिरिंज होती है, उसको रीयूज़ कर लिया जाता है। एक ही टीका 50 बंदों को लगा दो। अब एक ही टीका जब 50 बंदों को लगेगा तो उसके पे जो जर्म्स हैं वो सबको लग जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे जो दांतों में अताई हैं ना वो करती हैं। शहरों में तो अब वैसे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, अब लोग भी बड़े तेज़ हो गए हैं। अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहता है कि जो खून है ना उसको सही तरह से टेस्ट नहीं किया जाता, ऐसे ही लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं ना वो बढ़ गए हैं। उसके अलावा जी एग्जांपल देता है, मिस्र के अंदर ना हेपेटाइटिस सी बड़ा फैल गया था, उन्होंने इसको रिड्यूस कर लिया है। कैसे? उन्होंने फ्री टेस्टिंग दी है शहरियों को। उसके अलावा ये जो मॉडल है इसको कम करने का हेपेटाइटिस सी को जो इजिप्ट ने अडॉप्ट किया है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसको अडॉप्ट करे और पाकिस्तान के अंदर इस तरह जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं उनकी रिडक्शन हो सकती है। इजिप्ट की जो ये अचीवमेंट है वाज एट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल कमिटमेंट। इजिप्ट ने ये जो अचीवमेंट की है, राइटर का कहना है कि उनकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो इस पे डट गई थी और इसकी वजह से उनको इसमें सक्सेस मिली है कि उन्होंने पेशेंट जो हैं उनके नंबर कम कर दिए हैं। मॉडर्न टूल उन्होंने अप्लाई किए हैं। रिगरस होता है, सख्त तरीन उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की हैं पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिसेस को, और वहाँ पे हेपेटाइटिस क्राइसिस कम हो गया है। पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी चाहिए, हेपेटाइटिस बी और सी को एलिमिनेट कर देना चाहिए। और उसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड-19 की आउटब्रेक होता है फैलाव को कम करने की जो पाकिस्तान ने काम किया था, इसी तरह बी और सी को भी कम करने की इक़दामात पाकिस्तान को उठाने चाहिए। लेवरेजिंग इट्स कैपेबिलिटी इन हैंडलिंग नेशनल हेल्थ एमरजेंसी, और पाकिस्तान को अपनी जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए ये जो हेल्थ एमरजेंसी जो कौमी लेवल पे आ रही है इससे निमटना चाहिए। ये कहना है राइटर का। थर्ड एडिटोरियल है नेवर एंडिंग सफरिंग। सफरिंग होता है जी आपके जो गम हैं और उसके अलावा जो आपके ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त है, तो उसके बारे में ये राइटर कह रहा है कि जो सफरिंग है ना, जो ये टेंशनें हैं ख़ास तौर पे इसराइल की और गज़ा की, ये कम नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही हैं। और मिडल ईस्ट के अंदर जो सफरिंग है वो भी बढ़ती जा रही हैं। ईरान ने जो अभी रिटेलिएट किया है, सबसे पहले तो 1 अप्रैल को इसराइल ने जो है ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया था। किसके ऊपर? सबसे पहले इसराइल ने किया था अटैक। ईरान की जो कंसोलेट है, ईरान की जो एम्बेसी है शाम के अंदर, उसकी वजह से ईरान ने क्या किया, रिटेलिएट का होता है जवाबी कार्रवाई के तौर पे इसराइल पे ड्रोन हमले भेजे हैं, मिसाइल अटैक किया है। और इसराइल ने जो बम की थी ईरान की कंसोलेट दमस्कस के अंदर ओवर द वीकेंड, एक वीकेंड से पहले, उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने क्या किया जी, रिटेलिएट किया है। वाइल मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूएसए है और वेस्टर्न स्टेट है, अर्ज रिस्ट्रेंट, कुछ जो मुल्क हैं वो कह रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, रिस्ट्रेंट होता है रोक दिया जाए। ये जो सफरिंग्स हैं, ये जो जंग है ये बढ़ती जा रही हैं, इनको रोकने का कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन जो वेस्टर्न स्टेट हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ईरान को। हालांकि जो इसराइल ने 35,000 बंदे मारे हैं गज़ा के, उस पे इस तरह कंडेम नहीं कर रहे, इस तरह इसराइल को नहीं रोक रहे, बल्कि ये जो हाइपोक्रेसी है वेस्टर्न मीडिया की, हाइपोक्रेसी है जो यूएसए की और वेस्टर्न कंट्री की, कि वो ईरान को तो कंडेम कर रहे हैं लेकिन जो इसराइल के जुल्म हैं गज़ा के अंदर उसको कंडेम नहीं कर रहे। ये कहना है राइटर का। इसराइल हैज़ कंटिन्यूड इट्स कैंपेन इन गज़ा। इसराइल जो अपनी कैंपेन है गज़ा के अंदर वो कंटिन्यूड रखे हुए है। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन भी पास की थी कि जंग को रोक दिया जाए, लेकिन इसको रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करके इसराइल अभी भी जुल्म ढा रहा है गज़ा के लोगों पे, रिजल्टिंग इन न्यूमरस सिविलियन कॉजलिटी, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविलियन लोग
की हलाकतें हो रही हैं, ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। वेस्टर्न सपोर्ट फॉर इसराइल, वेस्टर्न कंट्री इसराइल को सपोर्ट दे रहे हैं। इसके जो एक्शन है हालांकि बहुत ही बुरे हैं। फोस्टर आ सेंस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म एंड इम्प्यूनिटी, जिसकी वजह से जो एक्सेप्शनलिज्म है कि सिर्फ इसराइल जो है वो इम्प्यूनिटी होता है, फ्री फ्राम द पनिशमेंट, कि इसराइल को इंटरनेशनल कम्युनिटी सज़ा नहीं सुनाती और ना ही उनको उस दायरे में लेके आती है कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। ये एक ऐसी उन्होंने पावर और की वजह से इसराइल इकोनॉमिकली मजबूत होने की वजह से इस पे कंडेमनेशन नहीं देखने को मिल रही वेस्टर्न कंट्री की तरफ से, यूएसए की तरफ से, जो शो कर रहा है कि ये एक हाइपोक्रेसी है, मुनाफकत है। द लैक ऑफ कंडेमनेशन, ये जो कंडेमनेशन होता है जी, किसी चीज़ को बुरा भला कहना, उसको कंडेम करना, तजलील करना। इसराइल के जो एक्शन है गज़ा के ऊपर उसको कंडेम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये जो एस्केलेशन है ये बढ़ती जा रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और शो कर रहा है अगर ये जंगें ना रुकी इससे मिडल ईस्ट के अंदर और जो ये झगड़ा है ये बढ़ता जाएगा। पहली ओपिनियन है क्यूरियस केस ऑफ प्रिया कुमारी। तो ये जी प्रिया कुमारी एक जो लड़की हैं सिंध के अंदर, इनका केस आया है, उसको लेके डिस्कस करते हैं। शहबाब उस्तो साहब ने ये लिखा है, मिसिंग यंग गर्ल, ये एक गर्ल है। ट्रेजेडी, ये जो वाक़या है, कैन बी सीन फ्राम द लेंस ऑफ मल्टीपल सोसाइटल फैक्टर। इसको अगर हम मल्टीपल सोसाइटल फैक्टर से देखें तो पता चलता है कि ये जो एक ट्रेजेडी हुई है डेट इज़ वेरी पैथेटिक, कि इस लड़की को जो है वो जस्टिस नहीं मिल रहा। देखते हैं जी क्या कहता है राइटर। प्रिया कुमारी 9 साल की एक हिंदू गर्ल है, डिसअपीयर्ड वाइल हेल्पिंग हर फादर सर्व शरबत ड्यूरिंग अ रिलीजियस इवेंट इन संगरार। संगरार जी एक इलाका है सिंध के अंदर, एक गांव के अंदर। ये अपने बाप के साथ जो हिंदू है शरबत दे रहे थे मुसलमानों को, ठीक है। उस दौरान सुना है कि जो अशरा ये होता है ना, जो मुहर्रम की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके अंदर ये हिंदू मुसलमानों को मतलब शरबत देता था। तो इसकी 9 साल की बेटी को उठा लिया गया है, रिवीलिंग सोसाइटल फॉल्ट लाइन, जो शो कर रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट हैं। फेथ को लेके, जेंडर को लेके, क्लास को लेके अब्यूज़ किया जाता है, तजलील किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है ह्यूमन वैल्यूज़ को। जो गरीब होते हैं, जो मिनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, जो केस है इस लड़की का अंडरस्कोर द यूनियन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ये जो है नुमाया कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है कि रिलीजियस टॉलरेंस को ख़त्म किया जा रहा है, इरोड किया जा रहा है, एंड द फेलियर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी ये नाकामी है कि वो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। उसके अलावा जी जेंडर बेस्ड क्राइम देखने को मिलते हैं रूरल एरिया के अंदर, देहाती एरिया के अंदर, जो हाईलाइट कर रहा है कि हमारे सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटी है, और उसके अलावा जो स्टेट की नेग्लिजेंस है उसको शो कर रहा है कि, और ये ज़रूरत है कि स्टेट वुमेन राइट्स को इन्फोर्स करने में नेग्लिजेंस का मुजाहरा कर रही है। प्रिया की जो पॉवर्टी है उसने क्या कर दिया जी, वल्नरेबिलिटीज़ को सेंचुएट कर दिया। सेंचुएट होता है नुमाया कर दिया और बढ़ा दिया। एसोसिएटेड विद क्लास, क्योंकि वो लोअर क्लास तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास की वजह से, पॉवर्टी की वजह से उसको ये अब्यूज़ देखने को मिला है। विद स्टैटिस्टिकली मोर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ कमिंग फ्राम द अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। और जब हम स्टैटिस्टिक देखते हैं, डाटा देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो बैकग्राउंड के लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसका भी विक्टिम बना दिया जाता है। तो इसीलिए हमारी स्टेट को चाहिए कि वो जस्टिस प्रोवाइड करें। इनएडिक्वेसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ एविडेंट इन क्लास लाइक नाजिम जोखियो मर्डर। नाजिम जोखियो जो है इसका भी मर्डर कर दिया गया था, एक पावरफुल वडेरे ने इसका कत्ल किया था 2021 में, और 2022 में स्टेट का जो अदालत है उसने इसको रिहा कर दिया। फातिमा फ्रियो
ये एक मुलाजमा थी, इसको भी फ़िज़िकली अब्यूज़ किया गया, इसका रेप किया गया, इसका जो कातिल था उसको भी रिहा मिल गया। वेयर पावरफुल ओफेंडर, ये जो पावरफुल ओफेंडर होते हैं जो ये लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, लॉ को ओबे नहीं करते, ओफन इवेड जस्टिस, ये जो जस्टिस हैं ये जस्टिस मतलब ये जस्टिस प्रोवाइड करने में एक रुकावट हैं, और उसके अलावा ये जस्टिस की जो है तहस नहस कर देते हैं। चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के बारे में जो अब्यूज़ है, ख़ास तौर पे प्रिया की जो डिसअपीरेंस हुई है, इज़ रैम्पेंट एंड नेगलेक्टेड, इस ये अनकंट्रोल्ड है, इसको निगलेक्ट किया जा रहा है, पार्टिकुलरली व्हेन विक्टिम आर फ्राम द पुअर बैकग्राउंड, और जब ये जो विक्टम्स हैं ये पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, इनके बारे में कोई स्टेप नहीं लिया जाता, जो कि जस्टिस की ख़िलाफ़ वर्जी है। अफेक्टिवनेस जो है और जो लेजिटिमेसी है, लीगल ऑर्डर और की उस पर क्वेश्चन हो रहा है। एक मॉब जस्टिस और जो विजिलेंटिज़म होता है जी, अवॉइडेंस टू प्रोवाइड द जस्टिस, या प्रिवेंट करना, बचे रहना उन लोगों को जो जुल्म करते हैं उनको पकड़ने से बचना, इसको कहते हैं विजिलेंटिज़म। ये बढ़ती जा रही है, और उसके अलावा जो शो कर रहा है कि स्टेट की फेलियर नज़र आ रही है कि वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रही। उसके अलावा जी शिफ्टिंग जियर्स, शिफ्टिंग होता है जी तब्दील होता हुआ, जियर्स एक ना पहिए की तरह गरारी होती है इंजन के अंदर, जिस पे इंजन जो है वो वर्क करता है। तो पाकिस्तान का जो अंदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उसके अलावा खुरम हुसैन साहब जो हैं वो कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बियर इन माइंड, ये बात माइंड में रखने की ज़रूरत है, अ कंट्री डैट इज़ स्ट्रगलिंग टू एंटर अ लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम, जो भी मुल्क IMF के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, डील करने के लिए, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज वन डैट इज़ इन गुड हेल्थ, उस मुल्क को हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हेल्थ ठीक है। ज़ाहिर बात है जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं होती, वही जाता है ना IMF के पास पैसे लेने। जिसके पास पैसा है वो क्यों जाएगा पैसे मांगने। तो ये कहता है जी राइटर। तो क्या रिसेंट जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली है, डैट इज़ शोइंग डैट कि एक स्टेबिलिटी आएगी और प्रोग्रेस आएगी पाकिस्तान के अंदर आफ्टर ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, जो ये साल गुजरे हैं अनसर्टेनिटी में, इसके बाद ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर आया है, और औरंगज़ेब साहब जो है वो IMF से डील लेने चले गए हैं, और IMF ने रिक्वेस्ट को कबूल भी कर लिया है। ये दोनों क्या हैं जी, पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं। राइटर का कहना है सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने विज़िट किया है, शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, आर्मी चीफ से भी मिले हैं, डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक इंगेजमेंट, और इन्होंने इकोनॉमी जो है उस पर डिस्कशन की है, और जिससे एक ग्रोथ का जो पोटेंशियल है उसकी तरफ एक पॉजिटिव सिग्नल है, और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो टाइज़ हैं, जो रिलेशनशिप हैं, वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन के अंदर जो टॉक्स कर रहे हैं IMF के साथ, और साथ साथ वो फोकस कर रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लेके आएंगे टैक्सेशन के अंदर, पावर के अंदर, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिस तरह PIA हैं, पाकिस्तान रेलवे है, उसको प्राइवेट करने का सोच रहे हैं, सो डैट पाकिस्तान का जो बिला वजह एक्सपेंडिचर है उसको रोका जाए। वाइल दीज डेवलपमेंट इंडिकेट पॉजिटिव मोमेंटम, ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं, एक तो IMF का डील देने की जो हमें खुशखबरी नज़र आ रही है, दूसरी तरफ से सऊदी गवर्नमेंट से पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो औरंगज़ेब साहब हैं वो सीरियस नज़र आ रहे हैं कि वो रिफॉर्म लेके आएंगे। डैट इज़ द पॉजिटिव मोमेंटम टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान। इट्स प्री मिच्योर टू डिक्लेयर विक्ट्री, हम पहले ही कहें कि हम जीत गए हैं तो ये एक प्री मिच्योर अमल होगा। अभी भी चैलेंज आगे बहुत ज़्यादा है, जब तक हम इन चैलेंज पे ओवरकम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं हो सकती। द शेप एंड इम्पैक्ट ऑफ सऊदी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट आने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिफॉर्म्स हैं कि जो रिफॉर्म्स हमें IMF की तरफ से मिलेगी उसमें हम किस तरह अमल करके दिखाएंगे, ये अभी अनसर्टेन है।
इस पे अभी हम पक्की बात नहीं कर सकते। पास्ट के अंदर हमें इंस्टेंसेस होते हैं, मिसालें देखने को मिलती है कि हमने बारो किए पैसे, शॉर्ट टर्म ग्रोथ को फ्यूल मिल गया विद आउट एड्रेसिंग अंडरलाइंग इशू, लेकिन जो मेन इशू थे, जो जिनको हल करना चाहिए था, उनको हल किए बगैर हमने पैसे ले लिए, उधार ले लिया और वक्ती काम चलाया, फिर मसला जो है वहीं का वहीं था। उसके अलावा कहता है कि एक कॉशनरी टेल होता है कहानी, स्टोरी। कॉशनरी होता है कि एहतियाती, हमें एहतियातन जो पास्ट में हमने काम किए हैं उनसे हमें सबक सीखना चाहिए और इस दफ़ा जो पैसे मिलें उनको एक पॉजिटिव वे में स्पेंड करना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ करनी चाहिए जो परमानेंट बेसिस पे हो, और उसके अलावा रिफॉर्म जो हैं वो लानी चाहिए। उसके अलावा जी शॉर्ट टर्म पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स लानी चाहिए। उसके अलावा कहता है कि शॉर्ट टर्म रिफॉर्म क्या होती हैं कि हम थोड़ी देर के लिए हमें एक इंजेक्शन मिल जाता है लिक्विड, उसके बाद फिर हम बीमार होते हैं, फिर हम पैसे लेने भाग जाते हैं। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द रिफॉर्म एजेंडा इफेक्टिवली, तो ये ज़ोर दे रहा है राइटर कि हमें ऐसी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है जो इफ़ेक्टिवली बड़े लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। कन्विंसिंग द कैबिनेट औरंगज़ेब आए और जो पाकिस्तान की कैबिनेट है उसको कन्विंस करे और ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और ये एक अहम चैलेंज है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। देखते हैं जी औरंगज़ेब साहब आके रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। उसके अलावा जी थ्री टू टैंगो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ टू टू टैंगो, ये एक ईडियम है। जब हम दो बंदे किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो ना, उससे कहते हैं इट इज़ टू टू टैंगो। यहाँ पे थ्री टू टैंगो का मतलब है तीन मुल्कों की बात करेगा, पाकिस्तान की, सऊदी अरेबिया की और यूएसए की। तो क्या कहते हैं जी इजाज़ुद्दीन साहिब क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड अ पुअर सप्लीकेंट, कि पाकिस्तान जो है ना, सप्लीकेंट होता है जो दरख्वास्त करता है, पावरफुल लोगों से पैसे मांगने के लिए दरख्वास्त करे ना, उसे कहते हैं सप्लीकेंट। कहता है पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो जाता है, पैसे ख़त्म होते हैं, सऊदी अरेबिया और यूएसए जिनके पास पैसे हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, जाके उन्हें बड़े गरीब गुर्बत वाला मुंह बना के पैसे मांगता है और फिर काम चलाता है, फिर अगली बार चला जाता है। तो ये इजाज़ुद्दीन साहब का कहना है। तो इंटरव्यू में भी सवाल होता है कि कौन से राइटर के आप एडिटोरियल पढ़ते हो या ओपिनियन पढ़ते हो, तो दो तीन राइटर के नाम याद कर लेना। द डायनामिक्स मिक्स ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप, जो पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स हैं हमें देखने को मिलती हैं यूएसए के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, इवाल्व ओवर द ईयर, और ये जो डायनामिक्स हैं ये चेंज होती रहती हैं। विद पाकिस्तान ओफन प्लेइंग द रोल ऑफ सुप्लीकेंट, पाकिस्तान हमेशा एक सुप्लीकेंट का रोल अदा करता हुआ आया है कि हमेशा ये जो पावरफुल लोग हैं इनसे हेल्प पाकिस्तान लेता है, सपोर्ट लेता है। जो ये अमीर कौमें हैं, किंग फैसल की एग्जांपल देता है सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान की तरफ बड़े जनरस रहे हैं, वो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम समझते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को $100 मिलियन दे के चले गए जब OIC की 1974 में यहाँ पे जब वो आए थे कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके अलावा जब उनके दौर में अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, तब भी उन्होंने $10 मिलियन का रिलीफ दिया था। ये सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड देते रहे हैं पाकिस्तान को, वेरियस प्रोजेक्ट में इन्होंने काम किया है। फैसल मस्जिद भी इस्लामाबाद में जो आपको नज़र आती है वो इनके नाम पे ही रखी गई। उसके अलावा जी शरीफ फैमिली हैज़ मेंटेन क्लोज टाई, शरीफ फैमिली जो है वो सऊदी रॉयल फैमिली से बड़ा क्लोज़ रिश्ता रखती है विद प्रोमिस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा ये प्रोमिस किया जाता है, शरीफ गवर्नमेंट जब भी आती है वो इन्वेस्टमेंट करवाती है अहम जो पाकिस्तान के लिए होती हैं। दो मैनी ऑफ दीज डील हैव नॉट मटीरियलाइज्ड, लेकिन कुछ डील जिसमें इमरान खान के साथ मोहम्मद बिन सलेमान ने 2019 में वादे किए थे कि $20 बिलियन वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, अभी तक को नहीं किए। तो ये कह रहा है राइटर, सऊदी अरेबिया रिसेंटली रीअफर्म्ड, अभी सऊदी अरेबिया ने दोबारा रीअफर्म किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर कमिटेड है, पैसे देगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएगा। और साथ उसने एक हाई पावर्ड जो डेलीगेशन अभी आया है, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, उनके जो मिनिस्टर भी हैं
इन्होंने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सेक्टर में ये कोऑपरेशन करेंगे। उसके अलावा जी सऊदीया गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, इसके बावजूद पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंज जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं, इंक्लूडिंग ऑन गोइंग विद द IMF फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। पाकिस्तान को नगोशिएशन के लिए IMF के लिए पास जाना ही पड़ता है ताकि वहाँ से कोई पैसे मिल जाएं, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाए और पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर ले। रिसेंट डिस्क्रिपेंसी होती है डिसएग्रीमेंट, कहता है कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो हैं पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर और IMF के दरमियान हमें नज़र आ रही हैं। मीटिंग प्रोग्राम जो है टारगेटिंग हाईलाइट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब IMF कहता है कि रिफॉर्म्स लाओ, तो उसमें जो हमारे पावरफुल लोग हैं वो रिफॉर्म्स को नहीं मानते, इसलिए IMF और औरंगज़ेब साहब जो हैं उनके दरमियान कुछ राइटर कह रहा है डिस्क्रिपेंसीज जो है वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स है और साथ साथ जो फेट ऑफ पाकिस्तान की किस्मत जो है वो हमेशा IMF के इस एप्लीकेशन के IMF हमारी बात मान ले और US और जो सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है ना, उससे पाकिस्तान की जो फेट है ना वो कह रहा है कि डिसाइड होती है। शेपिंग द कंट्री फ्यूचर इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, इन दोनों मुल्कों से जो हमारा ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया और USA के साथ, ये हमारा फ्यूचर और जो हमारा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है ना उसको शेप करने में एक अहम रोल अदा करता है। लास्ट पे है जी फाइटिंग एडिक्शन, ठीक है। आदत, बुरी आदत जो है ना उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करेगा नशई लोगों की। नॉट इनफ इज़ बीइंग डन, कहता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा नहीं किया। कंटेन ड्रग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ होता है ड्रग एडिक्टेड लोग जो नशई हैं ना, उनको नशे से बचाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई अच्छे स्टेप नहीं लिए। अली बुरहान मुस्तफ़ा साहब जो हैं इन्होंने ये लिखा है, क्या कहते हैं जी, ग्लोबल इलिसिट ड्रग, इलिसिट होता है जो इलीगल हों, फॉरबिडन हों। ड्रग मार्केट जो है ना उसकी वैल्यू पता कितनी है, $400 बिलियन, जो कि सेकंड है काउंटरफेट प्रोडक्ट। काउंटरफेट होता है नकली जो चीज़ें बना के बेचती हैं ना मार्केट, पहले नंबर पे वो है। किसमें जी, क्राइम रैकेट्स, क्राइम रैकेट्स होता है धंधे की दुनिया। 2 नंबर कंपनियों की जो दुनिया है ना उसमें पहले नंबर पे काउंटर फेट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो नकली चीज़ें बना के बेचती हैं मार्केट। दूसरे नंबर पे कौन है जी, ये इलीगल ड्रग की मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा पैसा जो है इन लोगों के पास होता है। अफ़गानिस्तान लीड्स इन ओपियम, अफ़गानिस्तान में जो अफ्यूम है ये काश्त होती है, हिरवन प्रोड्यूस होती है। बोलीविया और ब्राज़ील ये मुल्क हैं, इनके अंदर भी होती है। कोकेन जो है इनके अंदर होती है, बोलीविया और ब्राज़ील के अंदर। ओपियम और हिरवन अफ़गानिस्तान के अंदर। गोल्डन क्रेसेंट, ये जो गोल्डन क्रेसेंट है ना जिसमें अफ़गानिस्तान आता है, ईरान आता है, पाकिस्तान आता है, ये सिग्निफिकेंट सेंटर हैं ओपियम और हिरवन की ट्रेड में। फ्यूल्ड बाय रीजन पॉलिटिक्स एंड कन्फ्लिक्ट लेगेसी, इसको मज़ीद फ्यूल देते हैं हमारे रीजन की पॉलिटिक्स और वहाँ पे जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। पाकिस्तान को फेसिस हैं, प्रेशर जो हैं वो फेस करने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये ड्रग की जो ट्रैफिकिंग के रूट है ना अफ़गानिस्तान के, वो पाकिस्तान से होके जाते हैं। एंटी ड्रग कैंपेन जो है ये पाकिस्तान के अंदर एस्केलेट हो रही है, बढ़ती जा रही है। जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है और जो हिस्ट्री है ना वो ट्रैफिकिंग की, वो पाकिस्तान से मिलती है। ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान के साथ ना तो कोई समंदर मिलता है, तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ज़रिए ही जाना है बाकी मुल्कों में ड्रग स्मगल करने। उसके अलावा जी राइटर का कहना है पाकिस्तान के अंदर नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, नोन एज़ एंटी नारकोटिक फोर्स। इसका जो मकसद है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ाई करे, मुकाबला करे, ऑपरेट ट्रीटमेंट दे, रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करे नशई लोगों के लिए। डिस्पाइट एफर्ट, पाकिस्तान एफर्ट करता है। पाकिस्तान ग्रेपल विद सिग्निफिकेंट ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम, पाकिस्तान घूम रहा है, पाकिस्तान के अंदर ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 7 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो डेली ड्रग यूज़र हैं। 700 डेथ होती हैं डेली बेस पे पाकिस्तान के अंदर, जो इन ड्रग की ओवरडोज की कम्प्लिकेशन की वजह से जन्म लेती हैं। चैलेंजेस इन ड्रग एडिक्शन इंक्लूड, और जो चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर कि हम इन नशइयों को एड्रेस करने में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर,
अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जहाँ पे इन नशियों को ला के ठीक किया जा सके, स्किल्ड प्रोफेशनल लोग मौजूद नहीं हैं। उसके अलावा लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ ड्रग एडिक्शन रिहेबिलिटेशन, और कोई ऑफिशियली तौर पर रिहेबिलिटेशन सेंटर मौजूद नहीं है, साइकेट्रिक सब स्पेशलिटीज़ में मौजूद नहीं है। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है सो डैट ये जो नशई लोग हैं इनकी ज़िंदगियों को सेव किया जा सके। ये है जी आज की एडिटोरियल और ओपिनियन। और एंड पे जी वोकैबुलरी वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, एक्सीलरेट करना, एक्सपेंड करना। एंटोनम इसका होगा डिक्रीज़ करना, डिमिनिश करना, ठीक है, डिविंडल करना। जो कन्फ्लिक्ट है एस्केलेटेड इनटू ऑल आउट वार, कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ता बढ़ता जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। इलिसिट होता है नाजायज़, इलीगल, अनलॉफुल, अनऑथराइज, और लीगल लेजिटिमेट इसका एंटोनम है। ही वाज अरेस्टेड फॉर सेलिंग इलिसिट कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, तो नाजायज़ कापी सॉफ्टवेयर की बेचते हुए वो पकड़ा गया। उसके अलावा जी डिसकन्फीचर इसका मतलब है बेचैनी, ठीक है, एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलेशन, अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस इसका एंटोनम है। शी टर्नड अवे टू हाइड हीज डिसकम्फीचर, तो अपनी बेचैनी छुपाने के लिए वो दूर चली गई। इंडिजिनस होता है जी गुर्बत, पॉवर्टी, ठीक है। उसके अलावा जी वेल्थ, एफ्लुएंस इसका एंटोनम है। इट वाज टाइम नॉट सो मच ऑफ पॉवर्टी बट ऑफ रियल इंडिजेंस, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। डिस्क्रिमिनेशन होता है इम्तियाजी सलूक, डिस्टिंक्शन, सेपरेट करना किसी चीज़ को। फेयरनेस, इक्वलिटी इसका एंटोनम है। शी बिलीव्स द रिसर्च अंडरस्टेट द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन सफ़र, कि स्टेट जो है जो वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इस पे गौर करे। तो ये है जी आज के वोकैबुलरी वर्ड्स, एंटोनम। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा काम करने का दिल करता है। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।